बच्चों, आज मैं आपको क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको लास्ट वीडियो में जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रहा था, मैंने आपको उसकी सीमाएं बताई थी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कमियां थी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। हालांकि इसमें भी कमियां हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल थ्योरी, इन दोनों को आपने पढ़ना है। तो आइए अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ मुख्य अवधारणाएं जो होती हैं उनके बारे में हम समझते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का जो इंटरेक्शन है प्योरली आयनिक माना गया है, जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम कहते हैं कि इनके बीच में उपसंयोजी बंध बन रहा है। लिगेंड इसको अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लेकिन इस सिद्धांत में हम ये माना गया है कि प्योरली आयनिक हैं। दोनों पॉइंट चार्ज की तरह क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। अतः लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम को हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज या डाइपोल कहेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। इसी के पहले पॉइंट के बेस पर दूसरा पॉइंट आया है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम क्या कहेंगे, डाइपोल। एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट है यह केवल डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी को बताता है और एस और पी ऑर्बिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहता। ये जो है, जो तीसरा पॉइंट है, ये आगे हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की सीमाएं यानी कि जो कमियां हैं उसके रूप में भी ये पॉइंट को हम लेंगे बाद में। चौथा पॉइंट है यह हमेशा सही मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है, यानी इसके द्वारा, इस क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत से हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट सही आते हैं। जो कमियां हम पिछले वाले सिद्धांत में आई थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उस कमी को इसने इस वाले पॉइंट के हिसाब से हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। पांचवा पॉइंट है यह संकरण के बारे में कुछ सूचना नहीं देता। संकरण का जो मैटर है हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में समझ चुके हैं, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम संकरण को समझेंगे और उसके आगे जो दिक्कतें हैं उसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से सॉल्व करेंगे, जो उस कमी को दूर करेंगे। तो एक संकरण के बारे में यह कोई सूचना नहीं देता है। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है किसी विलिखित गैसीय धातु, आयन या परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा का मान बराबर होता है। यानी कि जब तक लिगेंड से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, संपर्क नहीं है, तब तक जो विलिखित धातु, आयन या परमाणु है उसके डी कक्षक जो भी हैं, पांचों कक्षकों की ऊर्जा क्या होंगी, इसमें बराबर होंगी। लिगेंड के संपर्क में आने पर डी कक्षकों में विपाटन यानी कि स्प्लिटिंग हो जाती है। ये स्प्लिटिंग जो हमारे डी कक्षक हैं, यानी कि डी के माना 5 हमारे डी कक्षक हैं, ये डी कक्षक में स्प्लिटिंग हो जाती है 3 और 2, यानी कि जो 3 कक्षक अलग हो जाते हैं, इसमें 2 कक्षक अलग हो जाते हैं। अभी इसको डिटेल में भी बताऊंगा आपको मैं। ये 3 कक्षक इनको T2G नाम देते हैं और इनको EG नाम देते हैं। ये कोई जर्मन वर्ड से संबंधित है, इस T2G EG का, है ना, का एब्रिविएशन है। ठीक है, ये ट्रिपली जनरेट है और ये इसका जो इसको समझने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि T2G EG क्या है। आप ही समझ लीजिए कि T2G जो 3 कक्षक T2G बोलते हैं, EG बोलते हैं। ये जर्मन, जो मैं बता चुका हूँ, जर्मन नाम के अकॉर्डिंग जो है उसके हिसाब से है। ठीक है नहीं, तो अब होता क्या है कि कौन T2G अलग और EG अलग किस प्रकार के होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ अगले वाले पॉइंट में। 8वां पॉइंट हमारा ये आता है। अगला पॉइंट है विकक्षक जो लिगेंड की दिशा में होते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है तथा जो लिगेंड की दिशा में नहीं होते हैं उनकी ऊर्जा घट जाती है। अब यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया था इसको मैं थोड़ा सा इस जगह अब समझाने जा रहा हूँ आपको मैं। माना 5 डी कक्षक हमारे ये हैं। अब जैसे इनमें अप्रोच होगा तो जो EG कक्षक हैं, यानी अभी बताऊंगा, ये जो है इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है ऑक्टाहेड्रल केस में, और इनकी ऊर्जा जो है कम हो जाती है। यानी कि ये जो 2 कक्षक हैं इनमें जो हैं लिगेंड कक्षकों की तरफ अप्रोच करते हैं और इनमें
इस केस में कक्षकों के विपरीत दिशा में अप्रोच करते हैं। कक्षकों की लिगेंड कक्षकों से अलावा अलग हटके उनके बीच से अप्रोच करते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। डिटेल में अभी मैं आपको डायग्राम करके बताता हूँ। ये हमारे 8 इसकी अवधारणाएं हैं, इनको आप ढंग से आप देख लीजिए। अभी मैं आपको मौका मिलेगा तो रिटर्न मैटर आपको भेजूंगा मैं। ये हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, ये हमें सही मैग्नेटिक मोमेंट को चुंबकीय गुण को बताता है। पांचवा, संकट के बारे में कुछ सोचना नहीं देता। छठा, विलिखित गैसीय धातु आयन परमाणु के 5 डी कक्षक की ऊर्जा का मान बराबर होता है और लिगेंड के संपर्क में आने पर डी कक्षकों में विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। कैसे होती है अभी आपको हम समझाएंगे डिटेल में। आठवां है, वह कक्षक जो लिगेंड दिशा में होते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और जो लिगेंड दिशा में नहीं होते उनकी ऊर्जा घट जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, प्रैक्टिकली इसको भी हम देखेंगे, समझेंगे डायग्रामेटिकली। बच्चों में आप यहाँ पर मैं आपको संकरण जो हमने लास्ट पढ़े थे और डी कक्षकों की संरचनाओं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ताकि हमें एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको उसमें आपको आसानी से समझाऊंगा। अभी हमें पढ़ चुके हैं ऑक्टाहेड्रल जो संकरण होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें आती है, इसमें sp3d2 d2 sp3 संकरण होता है। हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है, ये हम थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो sp3d2 होता है इसे बोलते हैं बाह्य चक्रण हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो d2 sp3 होता है इसमें आंतरिक चक्रण होता है, इसे लो स्पिन कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो 2D, ये अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात आ रही है आपको। जो 2D कक्षक यूज हो रहे हैं, जो 2D कक्षक यूज हो रहे हैं, ये 2D कक्षक कौन से होंगे, इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसमें D जो होते हैं, एक dx² - y² और dz² वाली कक्षक इसमें संकरण में भाग लेते हैं। आपको पता है कि D कक्षक हमारे होते हैं dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ये 5 डी कक्षक होते हैं। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जो ये 2 कक्षक हैं, इसमें लिगेंड जो है उसके एक्सिस के थ्रू प्रवेश करता है, यानी कि डी कक्षक में एक्सिस के थ्रू की दिशा में प्रवेश करता है, जबकि इनमें एक्सिस के बीच में प्रवेश करता है। कैसे होता है भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो होता है, जो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है sp3d2 d2 sp3 हो रहा है, जो 2D कक्षक हमारे प्रयोग में आ रहे हैं, dx² - y² और dz²। इसी प्रकार जो हमारा स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है, इसका जो संकरण है dsp2, 4 लिगेंड है। इसमें जो है, जो डी कक्षक जो प्रयोग में हो रहा है, dx² - y² कक्षक प्रयोग में आता है। और जो हमारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडिकल है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडियल जो होता है, ये हमारा sp3d 5 लिगेंड वाला होता है। इसमें जो होता है, जो डी कक्षक प्रयोग में आ रहा है, dz² वाला हमारा प्रयोग में होगा। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा PtCl4 है, यानी कि इसमें PtCl4 कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर का, जो इसमें होता है बहुत वेल नोन है FeCO5, और ये SF6 वाला है, इसको हम SF6 के रूप में लेंगे। ठीक है, ये 1 एग्जाम्पल है। तो जो हमारा जो हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इतना तो हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में 2 sp3d2 और d2 sp3 हाई स्पिन लो स्पिन होते हैं। इस तरह स्क्वायर प्लेनर में dsp2 संकरण हो रहा है और ट्रायगोनल बाइपिरामिडिकल में sp3d हमारा संकरण हो रहा है। तो इसके जो 2D ऑर्बिटल प्रयोग में आ रहे हैं, मतलब जो जहाँ से जिस के थ्रू वो प्रवेश कर रहा है लिगेंड, वो इस डी कक्षक की दिशा में प्रवेश कर रहा है, यानी कि इनकी ऊर्जा यहाँ पर बढ़ेगी। इनमें क्या होगा, ये ऊपर स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर प्लेनर में
क्या होगा, dx² y स्क्वायर और sp32 ट्रायंगल बाइपिरामिडियल में dz² वाला कक्षक की तरफ से लिगेंड अप्रोच करेगा। यहाँ पर आपको तीन जो दोबारा से यहाँ पर एक चीज़ और रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था जो डी के 5 कक्षक हैं उनका मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ। डबल डंपल होता है और आपको पता है कि जो तीन हमारी दिशाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन दिशाएं, ये भी एक दूसरे 90 डिग्री पर हैं। तो तीसरा वाला जो हमारा एक्सिस है वो भी इनके दोनों से क्या है, 90 डिग्री पर हमारा अप्रोच कर रहा है। यानी तीनों एक्स वाई जेड एक दूसरे से लंबवत स्थित हैं। तो अगर डी एक्स वाई जो हमारा होगा, डी एक्स वाला जो कक्षक होगा, इसके जो डंबल हैं इस तरीके से होते हैं, एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। इसी का डी वाई जेड, वाई और जेड के बीच में लूप्स बनते ऐसे हैं वैसे, ठीक है। इसी का डी एक्स जेड हमारा ऐसे होगा, ये डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड और ये डी एक्स जेड, ठीक है। ये तीन, इनको हम T2G बोलेंगे बाद में, ठीक हो गया। और ये हमारा ये है dx² माइनस y² वाला जो कक्षक है वो ये है, ठीक है। और जो dz² है एक्स वाई के परपेंडिकुलर, जो हमारा जो जेड एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हो गया dx² माइनस y², ये होगा dz², इसे हम बोलेंगे EG, ठीक है। और इसमें चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पर इन्हें बोलते हैं एक्सियल, ये एक्सियल लूप्स हैं, ये इक्वेटोरियल लूप है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, ठीक है। यानी कि जो हमारा, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, जो हमारा ये स्क्वायर प्लेनर शेप है, ये हमारा, इसे बोलते हैं क्या, एक्सियल, ये एक्सियल लूप्स हैं। इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल, एक्सियल नहीं, ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल बोलेंगे, इन्हें एक्सियल बोलेंगे। तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है, इन्हें बोलेंगे एक्सियल, ये एक्सियल हो गए, ये इक्वेटोरियल हो गए, ठीक है। जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लेंथ ऑफ एक्सियल, जो एक्सियल लूप्स है ये इक्वल होगा इक्वेटोरियल के, ठीक है। और जो हमारा स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल में, बाइपिरामिडियल में ये क्या होता है, इसमें एक्सियल बड़ा होता है, एक्सियल जो लूप्स हैं, यानी एक्सियल जो एक्सिस है उसके लूप्स जो हैं बड़े होंगे इक्वेटोरियल से। और पेंटागोनल बाइपिरामिडियल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडियल, इसमें इक्वेटोरियल यानी कि एक्सियल छोटा हो जाएगा इक्वेटोरियल से, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखें, ये कंपटीशन भी काफ़ी पूछा जाता है कि एक्सियल लूप्स इक्वेटोरियल लूप्स कौन से ज्योमेट्री में इक्वल होते हैं, किस में एक्सियल लूप्स इक्वेटोरियल से बड़े होंगे, किस में इक्वेटोरियल एक्सियल से बड़ा होगा। तो ये आपको जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप है उसमें दोनों बराबर होंगे, ट्रायंगल बाइपिरामिड में एक्सियल बड़ा होगा, देखिए पेंटागोनल बाइपिरामिड में इक्वेटोरियल बड़ा होगा। ये हमारे इसके स्ट्रक्चर को बनाने में आगे भी हमारे काफ़ी काम आएगा। बच्चे, यहाँ पर आपको अष्टफल की संकुल के लिए मैं CFT यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। MN6 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें इस तरह के हम
परिवर्तन देखेंगे कि लिगेंड कौन सी दिशा में अप्रोच कर रहा है और किस प्रकार कौन से डी कक्षकों की ऊर्जा यहाँ पर बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमने एक क्या कहते हैं अष्टफलकी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम यहाँ बना रखा है। यहाँ पर जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं कि 4 लिगेंड जो हमारे ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं कोनों पर, 2 लिगेंड एक अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। अब ये क्या हो रहा है कि 6 के 6 लिगेंड जो हैं एक्सिस की दिशा में सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो ये 6 लिगेंड कौन से दो डी कक्षकों में उपस्थित हैं, ये डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कक्षकों में ये 6 लिगेंड हमारे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि 4 लिगेंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में और 2 लिगेंड डी जेड स्क्वायर में। तो ये जो 2 लिगेंड हमारे हैं यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन 2 कक्षकों की क्या हो जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप देखो जो ये जो ऊपर हो रहा है इसमें जो जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहे थे तो ये 5 के 5 डी कक्षक हमारे इस पोजीशन पे थे, ठीक है नी। तो मुक्त धातु आयन में 5 डी कक्षक जो हमारे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माने वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर हमारे लो एनर्जी रिपल थे। जैसे लिगेंड ने अप्रोच किया कि इनकी औसत ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में इनकी अप्रोच होने से इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और जैसे सेंट्रल मेटल एटम की तरफ ये अप्रोच करते हैं, पूरे उससे लग जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो ईजी कक्षक है यहाँ से इस कक्षकों के थ्रू मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको, ये लिगेंड अप्रोच कर रहे होते हैं तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण अधिक होता है और इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो क्या जो ईजी जो हमारे कक्षक हैं इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी ईजी अलग हो जाते हैं, T2G अलग हो जाते हैं। ये समझने वाली बात, ईजी और T2G, ठीक है। ये 3 है, 3 नीचे को आ रहे तो ये ज़्यादा है। ये जो बीच में आपको सेंटर दिख रहा है इसे बेरी सेंटर बोलते हैं, बेरी सेंटर, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग एनर्जी होती है CFSE जो होती है 0 होती है बेरी सेंटर में, ठीक है। और बेरी सेंटर से ऊपर जो होती है यहाँ पर, क्योंकि आप जैसे पता कि ऊपर की तरफ है प्लस डायरेक्शन में, नीचे माइनस डायरेक्शन में है, तो ये जो है प्लस 0.4 डेल्टा 0, इसे 0 क्या O भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए है ये, और ये माइनस 0.6 डेल्टा 0 नॉट ओ ऑक्टाहेड्रल के लिए। आप मेन ऑक्टाहेड्रल पढ़े, अभी आगे टेट्राहेड्रल टी लिखेंगे, यहाँ पर O लिख रहे हैं, O मीन से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अष्टफलकी के लिए हो रहा है। तो प्लस 0.4 ऊपर की तरफ, माइनस 0.6 नीचे की तरफ, बेरी सेंटर से ऊपर नीचे जो इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। बेरी सेंटर से ऊपर प्लस 0.4, बेरी सेंटर से नीचे माइनस 0.6 डेल्टा O। ये भी CFSE कैलकुलेशन में ये हमारा काम आएगा, ठीक है। अभी इसको मैं बताऊंगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, इसको भी आप देखेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूँ मैं आपको। जो हमारे जो डी कक्षक हैं जिनमें स्प्लिटिंग हो रही है, ये 2 तरीके से होती है। अगर लिगेंड हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं तो इनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, इनके बीच में जो डेल्टा O का डिफरेंस है ये ज़्यादा होता है। यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो इनके बीच में डिफरेंस काफ़ी कम होता है, बहुत कम स्प्लिटिंग हो पाती है, ठीक है। यानी बेरी सेंटर डायग्राम थोड़ा गलत बन गया क्योंकि थोड़ा इसके नीचे आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये इनके बीच में जो स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस होता है कम होता है, इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को भी हमें समझना है यहाँ पर, जो हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, इसी के थ्रू यूज कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसका मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर टेबल बनाने से पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ। इसके चूंकि जितने माना इसके 10 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहले लो एनर्जी वाले में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना।
1 2 3, ठीक है ना। हुंड का नियम पढ़ा है हमने कि युग्मन तब होगा जब सब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हमें एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो अब पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर चला जाएगा, पाँचवां छठा, और सातवां आठवां नौवां और फिर 10वां, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। परंतु जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, इस जो स्प्लिटेड हमारे जो एक कक्षक हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर क्या रखें, दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर कि यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, तो इसमें पेयरिंग नहीं हो पा रही है इनमें, तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो यहाँ पर क्या होगी, पहले वो हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर आएगा, पांचवा यहाँ पर आएगा, जबकि यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यहाँ पर आ रहा था। यही डिफरेंस है। फिर छठा इलेक्ट्रॉन अब जाके पेयरिंग होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको देखेंगे। बच्चों, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब हमारे वीक लिगेंड हैं, वीक फील्ड लिगेंड हैं, उसमें क्या क्या हम इसमें स्टडी करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला केस लाऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए कि ये जो मैं जो इसमें टेबल बना रहा हूँ, देखो मैंने पहले विन्यास लिख रखा है D1 D2 D3 D4 D5 से लेकर D10 तक। फिर हमारे इलेक्ट्रॉन प्लेट T2G में आएंगे, इसकी एनर्जी कम है, कम एनर्जी लेवल में है, ठीक है ना। फिर EG में हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके आधार पर हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय गुण, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, नेचर, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे, डेल्टा O जिसे हम कह रहे हैं। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ क्लियर लिखा है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके लिए चाहे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, चाहे टेट्राहेड्रल केस हो चाहे ऑक्टाहेड्रल केस हो। CF इज इक्वल टू 0.6 इंटू A प्लस माइनस 0.4 इंटू B। 0.6 इंटू A यानी कि 0.6 वाला ऊपर है, A में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, ठीक है। B जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G, यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मैं एक करके बताऊंगा, फिर आप बाकी आप कर लेंगे। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड होना है। ये क्या क्या ये हमने टेबल बनाए हैं, इसको दिमाग में प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में ऑटोमेटिक आपके सब आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो D1 है नेचुरल पहला, जो यहाँ पर क्या होगा, हुंड रूल फॉलो तब होगा जब पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पांचों में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद तब जाके T2G में छठा इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखने वाली बात है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें आ गया, तो आपको पता ही है, बहुत आसान है ये। अब यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन जब पूरे में आ जाएंगे तब छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, सातवां इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार 5 6 7 और आठवां इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे पेयर्ड है। तो इससे हमें क्या निकला कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, अब कम होने शुरू हो जाएंगे देखो, फिर यहाँ पर 4 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा खेल है नहीं,
है नहीं है। अब यहाँ पे चुंबकीय गुण निकालने फॉर्मूला है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करें, n बराबर ये हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए हैं। यहाँ पर जो अब चुंबकीय गुण मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए म्यू जो होता है रूट n इंटू एन प्लस 2। आप यदि एक n बराबर एक रखते हो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, अनुरूट 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अनुरूट 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये अनुरूट 15 आ जाएगा, ये अनुरूट 24 आ जाएगा, ये अनुरूट 35 आ जाएगा। अब ये घटना शुरू हो जाएगा, सेम रिपीट हो जाएगा, अनुरूट 24, अनुरूट 15, अनुरूट 8, अनुरूट 3 और 0। ठीक है, आसान है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उसमें इनके वैल्यू भी आप याद कर लेंगे, बताता हूँ अभी। फिलहाल आप इसको ऐसे कर लीजिए। अब जो स्पिन होता है कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है हाफ स्पिन को शो करेगा। ये देखो यहाँ पर, इसमें अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका स्पिन होगा हाफ। ठीक है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गए, हाफ और हाफ कितना हो गया, 1, यानी कि आधा को एक को इसको आधे से मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू हाफ, इसको n इंटू हाफ कर लो, चलो ठीक है। ये कितना आ गया फिर, 3/2, फिर 2, फिर 5/2, मैक्सिमम हो गया। ठीक है ना। अब फिर घटना से हो जाएगा 2, 3/2, 1, 1/2, 0। यहाँ तक आसान है। अब जो मल्टीप्लिसिटी है इसका ही फॉर्मूला है 2s + 1, 2s + 1, यानी कि क्या करेंगे, s की जगह हाफ रखेंगे, हाफ 2 से 2 कटी, कितना आ गया, 2 आ गया, नीचे के 2 से ऊपर का 2 कट गया, तो 1 और 1 2 है नहीं है, इसका मान 2 आ गया। इस मल्टीप्लिसिटी, इसका मान 3 आ गया, इसका मान 4 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर घटना शुरू हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, फिर 1। ठीक है, ये तो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई। अब आगे नेचर, नेचर का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये सब पैरा है। जो सब अयुग्मित, यहाँ तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आप एक यहाँ तक D1 से लेके D9 तक कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएंगे, सब के सब पैरा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरा हो जाएगा। और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला डाई हो जाएगा। अब देखो हम CF से निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर 0.6 इंटू ए प्लस बी इंटू -0.4, ये कहीं 0.6 इंटू बी और -0.4 इंटू ए लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि 0.6 जो लिखा है उसके साथ T2G के इलेक्ट्रॉन, EG के इलेक्ट्रॉन, और 0.4 लिखा वहाँ उसके किसके इलेक्ट्रॉन, T2G के इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यानी कि T2G के इलेक्ट्रॉन 0.4 में बी के लिए और 0.6 में EG के इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या है कि मैंने 0.4 पहले ऐसे लिख रखा है, -0.4 इंटू बी प्लस 0.6 इंटू ए, हमारा आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, T2G के इलेक्ट्रॉन है, हम इसको कैलकुलेट ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 0.4, ये पॉइंट यहाँ पर 4 है माइनस में, ये प्लस का 6 है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो 0 हो गया, फिर यहाँ तक तो 0 है, देखो ये। ठीक है ना, 0.4 इंटू 1, 0.4 डेल्टा ओ, ये क्या आ गया, इसका हमारा क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी आ गई। ये आ गया 0.8, ये आ गया 1.2। ठीक है, समझ आ रहा है क्या यार। इसी प्रकार हम आगे निकालते जाएंगे इसको हम। ये -0.4 डेल्टा ओ, -0.8 डेल्टा ओ, -1.2 डेल्टा ओ। ठीक है, इसको आप मेरे ख्याल से कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। मैं पूरा एक साथ लिख करके फिर आपको बता रहा हूँ, आप कर लें, मैच करके आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी।
मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। देखो जो पहले के लिए -0.4, -0.8, -1.2, -0.6, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ते माइनस डायरेक्शन में कम होते जा रहा है। देखो ये 0 हो जा रहा है। उसे फिर जो D6 है, D6 के लिए फिर -0.4, -0.8, -1.2, -0.6 और फिर 10वें के लिए 0। इस प्रकार जो है क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें देख रहे हैं, एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वीक फील्ड लेन के लिए किस तरीके से करते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसका प्रिंट आउट आपको देने की टेबुलर फॉर्म में, तो इससे फिर आप करेंगे। अब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जिसमें पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होती है उसकी बात करते हैं। यानी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसमें विपाटन बहुत ज़्यादा, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगले केस में हुंड का नियम दूसरे तरीके से लगेगा। बच्चे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड वही टेबल बनाया है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। आप देखेंगे यहाँ पर इसमें जो स्प्लिटिंग डिफरेंस ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा, हुंड का नियम जो है दूसरे तरीके से लागू होगा। पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, D2 दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए सेम है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए यहाँ तक जो है सेम है। अब यहाँ पर डिफरेंस शुरू हो जाएगा दोनों केस में। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, पहला दूसरा तीसरा, अब चूंकि पेयरिंग एनर्जी कम हो गई है ना, ये स्प्लिटिंग में ज़्यादा है, अब पेयरिंग यहाँ हो जाएगी, ठीक है। अब मतलब इधर ही पेयरिंग हो जाएगी, आगे पेयरिंग पूरे करके पूरे डी ऑर्बिटल में की भर जाने के बाद पेयरिंग नहीं होगी। T2G के भर जाने के बाद ही पेयरिंग स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि पूरे को पेयर नहीं कर पाएगा, वो एनर्जी इसकी कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर हमारा क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां यहाँ पर आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और 10वां, ठीक है। ये हमें यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा यानी कि यहाँ पर भी हम एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पर D7 के बाद का केस भी दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए ये वाला केस और ये वाला केस सेम आएगा। अभी आप गौर करके आप देखें, आप प्रैक्टिस कर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, 1, 2, फिर 1 और फिर 0, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं n×n+1 करके। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट √3, √8, √15 और √8, √3 और 0, ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी सेम आए थे। लेकिन यहाँ पर बीच के जो मान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मान डिफर कर रहे हैं, ये मान डिफर कर रहे हैं, उसमें इसमें ये अंतर है। और स्पिन भी आप ऐसे निकाल सकते हैं इसके, ठीक है ना। बाकी काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद निकाल लेंगे इसको। जिसको दिक्कत आएगी मुझसे पूछेंगे फिर, ठीक है। अगर कॉलेज वगैरह क्लास वगैरह खोले तो वहाँ पर और डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन कोशिश ये रहेगी इसको इसी में वहीं पर परफेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। क्लास में भी मैं यही ऐसे ही बताऊँगा, यहाँ पर भी आप जो देख रहे हैं बस गौर करने वाली बात है। जितना भी आप ध्यान देंगे उस तरीके से आप इसको आप उतना ही परफेक्ट इसमें आप हो जाएंगे।
थोड़ा मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखो जो अभी हम निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू का मान .√3 √8 इसका जरा अक्सर ऐसा मान कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है पॉइंट में, तो आप गलती कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, केवल एन के मान 1 से 5 तक हमें याद करने हैं। यदि एन का मान 1 होगा तो √3, 2 होगा तो √8, 3 होगा तो √15, 4 होगा तो √24, 5 होगा तो √35। ये तो ठीक ही हो गया। अब इसका डेसिमल में कितना होगा? 1 हो तो 1 ही आ रहा है, 2 होगा तो देखो डेसिमल्स में 2 ही आ रहा है, 3 है डेसिमल से पहले भी 3 आ रहा है, 4 है डेसिमल से पहले भी 4 आ रहा है, 5 है डेसिमल पहले से भी 5 आ रहा है। अब 7, 8, 9, देखो 7, 8, 9 पहले और लास्ट में आप 7 लिख दो और डेसिमल के बाद बीच में आप 8 लिख दो, तो 1.7, 2.8, 3.8, 4.8, 5.9। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो। डेसिमल की 1 वैल्यू तो बहुत आसान है, 7, 8, 9 करके करना है। और 1 जो उसकी वैल्यू है 1.7 है 1, 2 है 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.8, 5 है तो 5.9। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू का भी डेसिमल में आप इसे निकाल सकते हैं अगर एग्जाम में आए, ठीक है। इसका भी आप ये भी ट्रिक्स है, इसमें देख लीजिएगा। देखिए चतुष्फलकी संकुल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ है। जहाँ अष्टफलकी में ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड एक्सिस के अलोंग सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहे थे, वहीं चतुष्फलकी में एक्सिस के अलोंग नहीं करते, ठीक है। यानी कि कहाँ से करते हैं? एक्सिस के बीच में से करते हैं। अब बाकी डायग्रामेटिकली आप समझ लीजिए, मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत टाइम इसमें डायग्राम समझाने में लग जाएगा क्यों करते हैं। तो यानी कि वो लूप्स, वो डी कक्षक जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, जैसे DXY, DYZ, DZX, इनमें जो है स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ ऑक्टाहेड्रल में T2G में ज़्यादा एनर्जी लेके ऊपर चले जा रहे थे, वहीं यहाँ पर क्या हुआ, T2G जो है उनकी वो ज़्यादा एनर्जी लेकर के ऊपर की तरफ चले जाएंगे, हाई एनर्जी लेकर के ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी, और EG वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो नीचे आ जाएगा। देखो डायग्राम में इसको बता रहा हूँ। लिगेंड जो है ऐसे एक्सिस के बीच में से अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये इस थोड़ी एनर्जी, इसकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा वेरी सेंटर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, T2G में, क्योंकि T2G जो नॉन एक्सिस, जो एक्सिस में लाई नहीं कर रहे हैं और लिगेंड वहीं की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें रिपल्सन वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ की यानी कि यहाँ पर T2G वाला जो ऑर्बिटल हैं वो ऊपर को जा रहे हैं और EG वाले ऑर्बिटल ये नीचे को आ रहे हैं। ये मेन डिफरेंस है, ठीक हो गया। यहाँ पर जो है, ये जो बेरी सेंटर के ऊपर जो हमारा आएगा +0.4 डेल्टा T, ठीक है। हम क्या करते हैं वहाँ पर +0.6 डेल्टा O कर रहे थे, यहाँ +0.4 डेल्टा T, और ये हो जाएगा -0.6 डेल्टा T। देखो वहाँ क्या करते हैं आप, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो +1.2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो -1.2 करके 0 हो गए, नहीं हो गए। ऐसे वहाँ भी क्या हो रहा था भाई, T2G ऊपर हो रहे थे भाई, T2G के साथ 6 ही आएगा और EG के साथ 6 आएगा और T2G के साथ 4 ही आएगा, इसका ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चाहे ऑक्टाहेड्रल केस में चाहे टेट्राहेड्रल केस में T2G के साथ 0.4 आ रहा है और EG के साथ 0.6 आ रहा है। अब प्लस साइन किसके साथ आ रहा है, जो ऊपर को जा रहा है उसका प्लस आ रहा है, जो नीचे वालों के साथ माइनस आ रहा है। तो इस तरीके से ये चतुष्फलकी संकुल में स्प्लिटिंग हो जाती है। और दूसरी जो इसमें गौर करने वाली बात है, इसमें चूंकि केवल 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे होते हैं,
तो इसलिए इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होती। जैसे इसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के दो अलग केस थे, इसमें क्या होते, ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं होती। यानी कि डेल्टा टी इसका जो डिफरेंस होता है, इसका अंतर ज़्यादा नहीं होता, अंतर ज़्यादा नहीं होता। यानी कि हमेशा हुंड रूल फॉलो होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हुंड रूल हमेशा फॉलो होगा इसमें। ड्यू टू लेस स्प्लिटिंग, ड्यू टू लेस स्प्लिटिंग, इसमें हुंड रूल ऑलवेज विल बी फॉलोड। ठीक हो गया ये। और दूसरा केस जो हमने आपको बताया था, डेल्टा टी चतुष्फलकी के लिए जो क्रिस्टल बेस्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा टी है, और ऑक्टाहाइड्रल के लिए डेल्टा ओ है। इन दोनों का रिलेशन है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। ये में से एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा बाकी इसका सारा केस वैसी है। यानी कि देखो, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, बाकी सारा कुछ पहले जैसा है, जैसे पहले बता चुका हूँ। मैं ज़्यादा बताऊंगा आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखने में आलस्य करते हैं इसको समझने में। मेरी कोशिश तो है कि आप समझें, इसका फ़ायदा उठाएं, परंतु ज़्यादा लंबा बनाने में भी बोरियत आपको लगेगी, इसलिए मैं इसी को जो है उसमें रिपीट करके देख लेंगे। इसमें है कुछ नहीं, डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों। मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसे फैक्टर जिन पर डेल्टा जीरो यानी क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी का मान निर्भर करता है। डेल्टा ओ डेल्टा टी दोनों ले सकते हैं, ऑक्टाहाइड्रल के केस के ऑक्टाहाइड्रल के लिए भी और टेट्राहाइड्रल के लिए भी। डेल्टा टी है चलिए डेल्टा ओ, ठीक है ना। तो पहला तो ये है, ये हम पढ़ चुके हैं लिगेंड की प्रकृति पर। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, यदि वीक फील्ड लिगेंड होगा स्प्लिटिंग कम होगी। यानी कि उनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, एनर्जी डिफरेंस कम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, यदि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन स्टेट हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। यानी जैसे हमारे पास एक Fe2 पॉजिटिव है, एक Fe3 पॉजिटिव है, तो नेचुरल है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, इसकी क्रिस्टल पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आएगी। ठीक है ना, इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। इसी प्रकार यदि हमारे पास सेम एक ही सीमा आता है, यदि हमारे पास दो अलग एक जैसा Ti3 पॉजिटिव है और CO3 पॉजिटिव है, अलग अलग हैं लेकिन उनका ऑक्सीजन नंबर सेम है। अब क्या होगा, जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल ज़्यादा होंगे, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल ज़्यादा है। ठीक है ना, इसमें 4 वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, और इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें Ti होगा 3 पॉजिटिव और 3 ऑक्सीजन अवस्था वाला, इसमें क्या होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। यदि हमारे पास अलग अलग डी सीरीज उसके डी और उसकी कक्षा के डी अलग कक्षा के डी कक्षक हैं, यदि 5D वाले हैं, 4D है और 3D है, तो जितना ज़्यादा मतलब एनर्जी वाला डी कक्षक होगा, ठीक है, उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, मोर डिफ्यूज़ ये क्या हो, ज़्यादा डिफ्यूज आता है कक्षक, तो इसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी।
ये कुछ मैंने आपको ऐसे फैक्टर बताए हैं जो कभी एग्जाम पूछे जाते हैं कि बताइए किस में स्प्लिटिंग ज़्यादा है, तो आपको एग्जाम्पल दे दिया तो आप इससे आइडिया नहीं लगा सकते हैं। ये वाला जो केस है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लेकर के आपको 1:2 2:2 निकाल करके तब जाके वैकेंट ऑटो चेक करने पड़ेंगे। कुछ 11th वाले स्टेज में जाना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे सब तुम्हें आ जाए। क्रिस्टलफील्ड थ्योरी में भी कमियां हैं। पहली कमी तो यही आ गई कि इसने क्या कहा कि पॉइंट चार्ज की तरह है, ठीक है ना। इसने पॉइंट चार्ज माना था, इसने कहा कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनना है, पॉइंट चार्ज माना था। तो पॉइंट चार्ज मानने के बाद तो क्या हुआ, कई स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन करने में नहीं कर पाया कि पॉइंट चार्ज की वजह से ही एक कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है नहीं। क्योंकि कई कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए होते हैं। दूसरा जो है ये केवल डी ऑर्बिटल, मैंने शुरू में बताया था, डी ऑर्बिटल की ही बात करता है, ये एस और पी की बात नहीं करता। तो एस और पी कक्षकों का जो इफेक्ट इसके स्ट्रक्चर में आ रहा है उसको समझाने में क्या रहा, विफल रहा। तीसरा पॉइंट जो इसकी कमियां हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग, कुछ कॉम्प्लेक्स में बहुत कम स्प्लिटिंग होती है। मतलब स्प्लिटिंग ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नो एक्सप्लेन, ठीक है। चौथी जो इसमें कमियां हैं, ये बताने में विफल रहा कि H2O जो है OH से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड क्यों है इसके ऊपर, इसी के बेस पर, ठीक है ना। स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है तो ये बताने में विफल रहा कि H2OH से हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों है, इसको भी नहीं समझा पाया। तो इस प्रकार क्रिस्टलफील्ड थ्योरी में भी कमियां हैं। इसके आगे भी कुछ और थ्योरियाँ आई हैं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ क्रिस्टलफील्ड थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। फिलहाल आप लोग इसको देखें, इसको समझें और प्रैक्टिस करें। मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूँगा और इस क्वेश्चन आंसर में आप जितना पूछेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप पूछेंगे और मैं आपको कुछ आपकी समस्या का समाधान कर सकूँगा। थैंक यू।